नमस्कार मित्रों आज एक ऐसी महान कवयित्री के बारे में हम लोग कुछ बातें साझा करेंगे जिसे हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। अन्य 3 स्तंभों में निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। चौथा स्थान जो है वो महादेवी वर्मा के लिए निर्धारित है। और महादेवी वर्मा सिर्फ छायावाद तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनका जीवन भी बहुआयामी। जहाँ तक हिंदी में संस्मरण लेखन की बात है, वहाँ भी इनका रेखा चित्रों और संस्मरण लेखन की जहाँ तक बात है, वहाँ भी इनका कोई सानी नहीं मिलता। और इनके जो उस काल में लिखे गए जो रेखा चित्र थे या जो संस्मरण थे, वो आज भी तरोताज़ा हैं और आज भी संस्मरण लेखन की विधा में एक अनूठा स्थान रखते हैं। कुछ एक बातें ऐसी शख्सियतों को बड़ा महान बना देती हैं। अब इनकी बहुत सारी बातें रहस्यपूर्ण भी रही हैं, रहस्य के आवरण में रही हैं, लेकिन हम उन आवरणों को हटाकर बड़े स्पष्ट और अच्छे साफ मन से इस साफ सुथरी कवयित्री के बारे में बात करेंगे। मित्रों, विवाह अल्पायु में हो गया था। 9 वर्ष की उम्र में कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में, दोनों ही सन मिलते हैं। हमारे सबसे बड़ी जो त्रासदी है वो यही है कि जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है तो उसमें ऐसी गड़बड़ होती है कि एक साहित्य के इतिहास में तारीखें कुछ और, दूसरे में कुछ और। बहरहाल कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इससे कोई उनके व्यक्तित्व पर फ़र्क नहीं पड़ता कि 9 वर्ष की उम्र में हुआ या 12 वर्ष की उम्र में हुआ, क्योंकि दोनों ही आयु की जो सीमाएँ थीं वो विवाह वाली सीमाएँ, वैधानिक सीमाएँ नहीं थी। और कभी उन्होंने अपने आप को किसी व्यक्ति की पत्नी के रूप में देखा भी नहीं, अपने आप को सीमित नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था, आजीवन लगता था कि मेरा जीवन जिन बातों के लिए बना है उसमें वैवाहिक ज़िंदगी जो है या गृहस्थ जो है ये कोई मायने नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। ये बिल्कुल अलग तरह की चीज़ें हैं जिनका मेरे जीवन जो सोपान है उससे कोई भी कहीं कोई संबंध बन नहीं पा रहा। और शुरुआती ज़िंदगी में पढ़ना भी स्वयं पड़ा। एक तो अल्पायु में विवाह, दूसरा अध्याय जो स्वाध्याय था उसके बूते पर ही परीक्षाएं देनी पड़ी। और परीक्षाओं में संस्कृत की एमए भी की और उसके बाद हिंदी की, तो खैर स्वाभाविक रूप से हर संस्कृत का एमए हिंदी की एमए कर लेता है, इन्होंने भी की। और ये प्रवक्ता हो गई वहाँ के एक प्रयाग महिला विद्यापीठ में, और उसी महिला विद्यापीठ की बाद में कुलपति भी बनी। और मैंने इनको करीब से देखा है, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इनके चरणों में कुछ पल बिताने का अवसर मिला और मैं अपलक देखता रह गया। मेरे विनम्र आग्रह पर इन्होंने अपनी एक रचना जो थी वो भी सुना दी। मेरे मन में इनके प्रति 2 गीतों को लेकर बातें थीं। एक तो इनका था कि मैं नीर भरी दुख की बदली, और दूसरा इनका एक बड़ा लोकप्रिय गीत था कि मैं पलकों में पाल रही हूँ ये सपना सुकुमार किसी का। और इसी प्रकार से बहुत सारी बातें इनके साथ जुड़ी हुई हैं जीवन की, जिनका उल्लेख मैं करने लगूँगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। और इनकी एक और कविता थी जिसका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि क्या अमरों का लोक मिलेगा, क्या अमरों का लोक मिलेगा, मेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे ये मेरे मिटने का अधिकार। तो ये एक बड़ा अजीब सा गीत था। मैंने इनसे पूछा थोड़ा सा एक बार, वो साधारण सहज भाव से पूछ लिया कि अमरों का लोक क्या होता है, किसको आप अमरों का लोक कह रही हैं, क्या अमरों का लोक इस सृष्टि पर जीते जी किसी को मिल सकता है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मिल सकता है। और इस अमरों के लोक के बारे में तुम ज़्यादा कभी जानना चाहोगे तो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी, फिर कभी आना। और कभी कोई उस अमरों के लोक से कोई शख्स आएगा तो मैं उसके साथ तुम्हें भी भेज दूंगी। और मुझे वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। बाद में जब उनसे एक बार और मिलने का अवसर मिला तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरा जो मंतव्य था
वो यही था कि ज्ञानगंज एक ऐसी स्थली है, ज्ञानगंज नाम की एक ऐसा स्थान है जहाँ मृत्यु को हाशिए पर सरका दिया गया है, जहाँ कोई जीवन रेखा नहीं है। उन्होंने ज्ञानगंज के बारे में कुछ एक बातें बताकर मेरी उत्सुकता तो बहुत बढ़ाई कि ऐसा क्या ऐसी सृष्टि, ऐसा स्थान इस धरती पर हो सकता है। तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ होता है, लेकिन वहाँ जाने की अनुमति सबको नहीं होती। वहाँ जब भी तुम्हारी, मेरी या किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी, उनका ये अपना कथन था कि तुम्हारी, मेरी या जिसकी भी अगर वहाँ आवश्यकता होती महसूस की जाती है तो उसको वो स्वयं वहाँ से कोई एक आता है संदेश वाहक, और वो स्वयं आग्रहपूर्वक ले जाता है। अगर ये प्रयास करो कि वहाँ जाकर तुम लुका छिपी करके वहाँ का जो आंतरिक दृश्य है उसको देख सको, आत्मसात कर सको, तो ये संभव नहीं है। बहरहाल ज्ञानगंज की कल्पना परिकल्पना ये एक लंबा विषय है, लेकिन अपने जीवन काल में इलाहाबाद की ज़िंदगी में दो शख्सियतों ने जो सम्मान अर्जित किया, आम आदमी से लेकर विशेष व्यक्ति तक, वो अनूठा था। एक निराला और दूसरे महादेवी वर्मा। दोनों का आप ये कह सकते हैं कि दोनों का संबंध भी बड़ा विचित्र था, आपस में आपसी संबंध भी। और ये भी कहा जाता था कि निराला को अगर कोई भी शक्ति इस संसार में अगर नियंत्रित कर सकती है, किसी बात पर उनकी सहमति ले सकती है, तो वो एकमात्र शक्ति महादेवी वर्मा है। किसी और के बस का वो शख्स है ही नहीं, किसी के काबू नहीं आता। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि इनका महत्व क्या था। ये महत्व भी अर्जित किया गया होता है कि एक बार राजस्थान के एक पूर्व मुख्यमंत्री जो मेरे प्रदेश में बाद में राज्यपाल बनकर आए, उन्होंने अपने एक संस्मरण में जिक्र किया इस बात का, वो मैं आपसे भी बांट लेता हूँ। तो उनका कहना था कि मैंने ज़िंदगी में सोचा है कि जब कभी मैं सत्ता के गलियारे में रहूँगा, चाहे राज्यपाल के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में, तो मैं किसी साहित्यकार का कभी भी भूले से भी अपमान नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे एक सीख मिली है। उन्होंने स्वयं ही बताया एक संस्मरण में कि एक बार महादेवी वर्मा जयपुर आईं, और महादेवी वर्मा के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि मेरा संबंध जो है वो राजनीति से ज़्यादा होता है, साहित्य से कम रहा। और मेरा जो प्रधान सचिव था उसने आकर मुझसे आग्रह किया कि माननीय महादेवी वर्मा यहाँ पर आई हुई हैं राजधानी में, अगर आपकी अनुमति हो तो उनको राजभवन में या मुख्यमंत्री आवास पर एक सम्मान भोज के लिए बुला लिया जाए। तो मेरे मुंह से निकल गया, कौन महादेवी वर्मा? और बताते हैं वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल एवं राज्यपाल कि मेरे मुंह से ये निकल गया। और जब मेरे मुंह से निकला, मेरा दुर्भाग्य ये कि उस वक्त मेरे पास एक पत्रकार बैठा था, और उस पत्रकार के भी कान खड़े हुए ये सुनकर, और अगले दिन उसने अपने समाचार पत्रों में मुख्य शीर्षक ये दिया कि महादेवी वर्मा कौन है, पूछते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। ये जयपुर की बात है। और जो ही वो समाचार पत्र छपा, वो ऐसा वायरल हुआ कि दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई दी। और तब केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने तत्काल वहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय से संदेश भेजा कि इनको फ़ौरन बुलाया जाए, मुख्यमंत्री महोदय को। मुख्यमंत्री महोदय को दिल्ली बुलाया गया और उनसे कहा कि आप अभी अपने पद से त्यागपत्र दीजिए, क्योंकि मैं ये कभी सहन नहीं कर सकती कि कोई व्यक्ति इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि महादेवी वर्मा कौन हैं। अगर वो ये प्रश्न पूछने की जुर्रत कर सकता है तो उसे सत्ता में बने रहने का, कांग्रेस कल्चर में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो एक, उन्होंने स्वयं बाद में जब राज्यपाल के रूप में यहाँ मिले तो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि ये मुझसे भूल हुई, जिस भूल का मुझे आजीवन पश्चाताप भी रहेगा, और मैं इस बात को भी भूल नहीं पाऊँगा कि मैं कैसे एक साहित्यकार का अपमान करने के कारण सत्ता के गलियारे से बाहर कर दिया गया। और मित्रों, बात महादेवी वर्मा जी की हो रही है। महादेवी वर्मा को सम्मान जो मिला था वो उनकी एक व्यक्तित्व और एक जीने की शैली के कारण मिला था। लेखन के कारण तो था ही, छायावाद की स्तंभ थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये
तय हो चुका है। सभी समीक्षक जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो इस बात को कलमबंद कर चुके हैं कि श्रीमती महादेवी वर्मा छायावाद की निस्संदेह 4 स्तंभों में से एक स्तंभ थी। दूसरी बात जो है इनके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि आदर्शवादी ज़िंदगी जीने का इनको चाव था और आदर्शवाद इस सीमा तक आगे बढ़ा हुआ था कि अपनी निजी ज़िंदगी में किसी को झांकने का ये अवसर भी नहीं देती थी और अनुमति भी नहीं देती थी। इनको इस बात से चिढ़ थी कि कोई व्यक्ति आकर मुझसे पूछे कि आपके पति का क्या हुआ, आपका विवाह हुआ था, कोई संतान हुई कि नहीं हुई। ये प्रश्न जो हैं ये रचना धर्मिता से इनका कोई संबंध नहीं होता और मुझसे ऐसे प्रश्न जो भी पूछता है मुझे अटपटे लगते हैं और मैं उस व्यक्ति से बात करने से इनकार कर देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नितांत निजी किस्म के प्रश्न हैं जिनका उल्लेख जब आप एक साहित्यकार का मूल्यांकन करने बैठते हैं तो उस अवसर पर इनका उल्लेख नहीं होना चाहिए। और एक बात उन्होंने और बताई थी कि वो बौद्ध धर्म से बेहद प्रभावित थी। उन्हें बुद्ध की करुणा और जो बुद्ध की जो पीड़ा के दर्शन के बारे में जो बुद्ध की एक दार्शनिकता थी, उसका उनका जो सोच था, उनका चिंतन का जो पहलू था, वो इतना मन को भा गया था कि ये उससे बाहर आना ही नहीं चाहती थी। इनका ये था कि गौतम बुद्ध जहाँ हैं वहाँ मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरे अंतस का वह एक प्रकार से जो सजीव चित्र है वो प्रस्तुत गौतम बुद्ध स्वयं कर रहे हैं और मुझे दिशा निर्देश भी उनसे मिलता है। कई बार मुझे महसूस हुआ है, निराला जी के साथ उनके संबंधों को लेकर पहले ही हम बात कर चुके हैं, फिर कभी और बातें करेंगे, क्योंकि ये जीवन के जो प्रसंग हैं इन बड़ी शख्सियतों के बारे में ये कहीं भी समाप्त होने का नाम नहीं लेंगे। धन्यवाद मित्रों।